बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और पढ़ने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। अलीमा खान इस वक्त एक ऐसी स्ट्रेटजी बना चुकी हैं जिससे पूरा का पूरा निजाम इस वक्त खौफजदा है। तीनों बहनों ने क्या फैसला कर लिया और अब तहरीक किस तरह से आगे चलेगी, आज के इस व्लॉग में आपको तमाम चीजें बनाएंगे। पूरा का पूरा निजाम इस वक्त मौलाना से खौफजदा हो चुका है। किस तरह से उन पर तनकीद की जा रही है, उनकी किरदार कशी की जा रही है और वजह क्या है मौलाना के इस रद्द अमल की, तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। इस वक्त पेशावर के अंदर जिस आवाम निकली है, एक इनकलाब बर्पा हो गया। पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि इस तरह आवाम निकल रही है बगैर कोई लीडर के, बगैर किसी क़यादत के, और जिस तरह वो लोग निकले इन्होंने तारीख रकम कर दी है। तमाम चीजें आपके सामने वन बाय वन आपको बताएंगे। ईरान कह रहा है कि जो मीडिएटर थे यानी सुलह करवाने वाले थे वो अमेरिका के पिट्ठू थे। ये कहानी क्या है, ये बातचीत क्या है, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लेके चलते हैं, कल के दिन अडियाला जेल का सफर था और आप जानते हैं कि अडियाला जेल में तमाम जो है बहनें वहां पर आई और बहनों ने आकर वहां पर धरना दिया। मगर वहां पर दो बहनें आई, यानी कि नौरीन खानम वहां पर मौजूद थी और डॉक्टर उस्मा वहां पर मौजूद थी। अलीमा खान अडियाला जेल में नहीं आई। अब वहां पर नौरीन खानम थी, उन्होंने वहां पर इंटरव्यूज भी दिए और वहां पर जो बातें की इन्होंने और जिस तरह से इन्होंने इस पूरी कारवां को बताया कि हम लोग अपने भाई के लिए निकले हुए। मारूसी कहने वाले अगर इस चीज को समझते हैं कि हम मारूसियत में निकले हुए हैं तो वो अपना इलाज करवाएं, क्योंकि हमारा कोई मकसद सीएम या पीएम बनने का नहीं बल्कि अपने भाई की आजादी है, इस मुल्क की जमहूरियत है। खान की ये जो मूवमेंट है उसका हिस्सा है, उसमें मारूसियत क्या, कोई रोजा तो नहीं है या कुछ सदारत तो नहीं लेगी। ये लोग जो कह रहे हैं क्योंकि लोग खुद घरों में बैठे थे, उनको अच्छा ही लगता है, वो कहते हैं हम भी ना निकले कोई खिला। वो मरूसियत कर रहे हैं और जो बैठे हुए हैं कुर्सियों के ऊपर, जो इमरान खान साहब के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो उनके बारे में क्या कहेंगे जो कहते हैं कि मरूसियत जो है वो तो तीनों बहनें इस वक्त करने क्या जा रही हैं, इस पे जरा हम बात कर लेते हैं। देखिए पहले तो मैं आपको इस बात का बता दूं कि ये कोई खबर या जराए ने हमें नहीं बताया, बल्कि हम अपना एनालिसिस आपके सामने रख रहे हैं, अपना ओपिनियन आपके सामने रख रहे हैं, जो हम कवरेज करते रहे हैं और हमने बहनों तक भी रसाई हासिल की। मैंने खुद नौरीन खानम को फोन भी किया, उनसे पूछना चाहा, लेकिन मौजूदा वक्त में कोई हम तक इतला नहीं पहुंची। लेकिन अब हो क्या रहा है, जिस तरह हम अलीमा खान को देख रहे हैं कि वो केपीके में मुतहर्रिक नजर आ रही हैं और फिर उसके बाद पंजाब में भी एक मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो गई है। तो इसके ऊपर मैं अपना आपको ओपिनियन बता देता हूं कि आने वाले दिनों में आप क्या देखेंगे। देखिए अलीमा खान साहिबा पर इस वक्त पंजाब में हो गई है एफआईआर और कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। निजाम खौफजदा है और निजाम ने यह काम करना है। एक बात तो तय है कि अगर अलीमा खान पंजाब में आती हैं और पंजाब में आके कोई भी कंपेन करती हैं तो उनके ऊपर एफआईआर करवाई जाएंगी और एफआईआर करवाकर उनको सजा दे दी जाएगी, जेल में भेज दिया जाएगा और फिर उसके बाद यह सफर भी खत्म हो जाएगा। अलीमा खान साहिबा जो हैं वो केपीके के अंदर अपना वो तहरीक चलाएंगी, स्ट्रीट मूवमेंट करेंगी और इसी दौरान जो नौरीन खानम साहिबा वो पंजाब को मुतहर्रिक करने के लिए यहां पे स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज करेंगी। फिर तीसरी बहन जो डॉक्टर उस्मा है वो अडियाला आया करेंगी, जिस तरह से वो आती हैं और फिर उसके बाद वहां पर जो है अपने भाई की मुलाकात के लिए वो कोशिशें करेंगी। अब ये तीनों बहनों ने अपने जो है कह लें कि आप काम डिवाइड कर लेने हैं। ये कुछ दिनों में जाके हमें नजर आ जाएगा, हो सकता है हम गलत भी हो जाएं, लेकिन जो चीजें अभी हमारे सामने आ रही हैं, नजर आ रही हैं हमें, हम वो आपको चीजें बता रहे हैं। अलीमा खान के प्रोटेस्ट के बाद, स्ट्रीट मूवमेंट के बाद एक ऐसी जान फूंक दी गई है पीटीआई में, एक ऐसी जान आ गई है पीटीआई में कि आप सोच ही नहीं सकते। ये है पेशावर। आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में आवाम निकली है और आवाम ने निकल के यहां पर अलम बुलंद किया। आवाम यहां पर बगैर किसी लीडर के, बगैर किसी कह लें कि आप कोई ओहदेदार के या बगैर सीएम केपीके के किसी सपोर्ट के ये पेशावर में निकले और तादाद आप इनकी देख सकते हैं। और ये नारेबाजी क्या कर रहे हैं ये मैं आपको दिखाता हूं, फिर आप समझिए कि इस वक्त मुल्क में जारी ये जो नौजवान हैं वो क्या करने जा रहे हैं। आपने इनके नारे भी सुन लिए, आपने इन लोगों को भी देख लिया। तो तहरीके इंसाफ में जो आईएसएफ और यूथ विंग है और जो आम कारकुन हैं वो इस वक्त खड़े हो चुके हैं। वो बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त तैयार हैं इस चीज के लिए कि अलीमा खान कोई कॉल दें और हम उनके साथ निकलेंगे। तो इस वक्त
एक सिर्फ स्ट्रीट मूवमेंट से अलीमा खान के इतना फर्क पड़ा है कि पंजाब से लेके केपी के तमाम लोग जो हैं वो अब सड़कों पर निकलना शुरू हो चुके हैं। देखिए पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब के अंदर इस वक्त दो जमातें जो हैं वो एहतजाज के लिए देखी जा रही हैं। अब एक जमात तो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसका मैंने आपको बताया कि मुस्तकबिल करीब में आप नौरीन खान न्याजी को देख सकते हैं कि वो लीड करती हुई आपको दिखाई दें, क्योंकि लोगों का इत्मीनान है उनके ऊपर। लेकिन वहीं पर जो दूसरा सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि वो दूसरी जमात कौन सी है जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हो चुकी है। जनाब उस जमात का नाम है जमीयत उलमा इस्लाम, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब। वही मौलाना जिसके हाथ मरियम नवाज शरीफ पकड़ती थी, वही मौलाना जिसके हाथ कैप्टन सफदर चूमते थे, वही मौलाना जिससे नवाज शरीफ मुशावरत करते थे, वही मौलाना जिसके पैर छूते हुए नून लीग दिखाई देते थे, वही मौलाना जिसको इनकलाबी मौलाना कहा जाता था। अब उसके ऊपर फतवे लगाए जा रहे हैं, अब उसके ऊपर इस वक्त किरदारकशी की जा रही है। अभी आप देख रहे होंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर तरह तरह की फतवेबाजी की जा रही है। बड़े लोग कह रहे हैं कि मौलाना माफी मांगे अपने बयान के ऊपर। मैं आपको थोड़ा सा जरा मौलाना के बयान के ऊपर लेके जाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि मौलाना ने असल में गलत क्या किया। देखिए मौलाना ये कह रहे थे कि जो पाकिस्तान की अफवाज है वो इस मुल्क के तहफ्फुज की उनकी जिम्मेदारी है। वो अगर शहीद होते हैं तो इस चीज के लिए तनख्वाह भी लेते हैं और ये इनकी ड्यूटी मानी जाती है। ये मौलाना के सेम अल्फाज थे जिस पे एतराज किया गया कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप शोहदा के बारे में बात नहीं कर सकते, जिसके ऊपर तमाम लोगों ने जो है इन पे एतराज उठाया। मगर ये वही लोग हैं जो माजी करीब में क्या बातें करते थे, मैंने आपको सुनवाई थी पिछले व्लॉग में, लेकिन यही लोग हैं जो मौलाना साहब के साथ किस तरह खड़े होते थे ना, ये जरा आप देख लीजिए। और आज जब इनको मौलाना की कोई कदर नहीं है, मौलाना का इनके ऊपर कोई काम नहीं है, तो फिर इन्होंने मुकम्मल तौर पर कह दिया कि जो मुक़्तदरा कहे कि हम वो करने के लिए तैयार हैं। अब इस सब में ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बड़ी बड़ी जगहों से मुज़ाहमती ट्वीट तो आ गई, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस पे खामोश रहे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस पे कोई एक लफ्ज भी ना बोले। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कौन है? नून लीग के कह लें कि आप बानी के तौर पे उनको देखा जाता है और वो जो शख्सियत हैं वो नून लीग में सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। लेकिन अब जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ये हाल कर दिया गया है कि वो सिर्फ एक एमएनए की हैसियत से सिर्फ पार्लियामान में आते। एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब एहतजाज की कॉल दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन उनके साथ इल्हाक कर लेती है तो फिर ये इकट्ठे निकलेंगे, वरना मौलाना खुद इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान भी एहतजाज में बैठा हुआ है। बलूचिस्तान की जो मनाजिर आए ये जरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप इनके मनाजिर देखिए कि अवाम की कितनी बड़ी तादाद है जो वहां पर अमन मांग रही है। फिर उसके बाद कश्मीर के अंदर एक एहतजाज हो रहा है और जो पाकिस्तान में जहां जहां भी लोगों को एहतजाज का मौका मिलता है वो एहतजाज करते हैं। वजह क्या है इन लोगों की, ये लोग क्यों एहतजाज करते हैं? देखिए गैलप के सर्वे के मुताबिक ना पिछले साल और इस साल की अगर हम टोटल बात करें ना तो कितने लोग पाकिस्तान को छोड़ के गए? तकरीबन 7,80,000 के करीब जो है ना वो लोग इस मुल्क को छोड़ गए। और ये वो लोग थे जो सरकारी आदादोशुमार में मिल जाते हैं और डंकी लगाकर जाने वालों की तादाद तकरीबन 10 लाख के करीब है। ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, स्टेक पर रखते हैं अपनी जान को, इस मुल्क से जाना चाहते हैं। वजह क्या? अब एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी जहां पर कह लें कि आप ये डंकी वगैरह लगवाते हैं, एजेंट्स जो होते हैं उनके हाथ को 4 पाकिस्तानी जो चढ़ जाते हैं। ये 4 पाकिस्तानियों की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बड़ी दिला देने वाली वीडियो है जिसमें उन बेचारों को जो है वो पकड़ के रखा गया है और वहां पर उनसे उनकी फैमिली से ना पैसे के मुतालबात किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो FIA एजेंसी को चाहिए कि जो ये अब कार्रवाई करते हैं सियासी लोगों पर, जरा इसको जरा पीछे करके ना ये जो लोग हैं जो एजेंट वगैरह हैं जो डंकियां लगवाते हैं उन पे जरा कार्रवाई करना शुरू करें। और लेकिन मसला यहां पर समझिए कि अवाम सब चीजें जानने के बावजूद जो है वो इस मुल्क से जाना क्यों चाहती है। इस मुल्क में आप देख लें कि इस मुल्क में एक छोटी से छोटी चीज जो है वो भी एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। एक आम आदमी जब ये बात करता है कि मुझे अपने बेसिक राइट्स चाहिए तो उसको आप गोलियां उठा के मार देते हैं। एक आम आदमी जब कहता है कि मैंने चले हक हलाल से रेड़ी लगा के काम करना है तो उसकी आप रेड़ी तोड़ देते हैं। एक आम आदमी जब ये सवाल करता है कि जी मुझे बेसिक राइट क्या मिल रहे हैं तो आप कहते हैं कि भाई मैंने जहाज ले लिया। और जब आप सवाल पूछते हैं कि भाई जहाज क्यों लिया है तो वो आपको मकरूर लहजे में कहते हैं कि लिया है भाई, जो करना है कर लो। यही हालात की वजह से ये पाकिस्तानी जो है वो आपसे दिल बर्दाश्त होके जा रहे हैं। हालात को समझिए कि इस वक्त हमारे पंजाब में क्या हो रहा है। अगर हम आपको बताएं तो पंजाब में इस वक्त जो आने वाले बिजली के बिल्स हैं उसमें बेइंतहा टैक्सेस लगा दिए गए और जो पहले सब्सिडी दी जाती थी, यानी कि अगर आपके 200 यूनिट इस्तेमाल हुए तो आपको बिल जो है वो कह लें कि आप 2,000 या 3,000 आएगा, लेकिन जैसे ही 201 यूनिट हो जाएंगे तो 11,000 बिल चला जाएगा। अब उन्होंने वो भी सब्सिडी खत्म कर दी है। अगर आपका ये 200 यूनिट है या 199 यूनिट है तो आपको बिल जो है ना वो 11,000 10,000 आएगा। तो ये जुल्म है ना अवाम पर।
जितने आपने टैक्सेस लगा दिए, पेट्रोल आप देख लें कि इंटरनेशनल मार्केट में कम हुआ, इन्होंने यहां पे सस्ता नहीं किया। जंग का एक बहाना बनाया गया कि जंग जी हो रही है तो इस वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। सारा का सारा फायदा जो है किनको दिया, अशराफिया को दिया। इस गरीब आवाम के लिए पेट्रोल जो है वो तकरीबन कह लें कि आप 313 रुपए के आए, और एक अशराफिया के लिए, जहाज के लिए जो पेट्रोल मिलता है, जो इस वक्त जहाज का फ्यूल है, वो सस्ता है, वो तकरीबन 280 के करीब है। तो अशराफिया को यहां पे फायदा दिया जा रहा है, गरीब को मारा जा रहा है। मैं आपको ना हिंदुस्तान लेके जाना चाहूंगा कि जो चढ़दा पंजाब है, यानी कि हिंदुस्तान है, वहां पर जो पंजाब है ना, वो क्या काम कर रहे हैं। वहां की जो सीएम की स्पीच है, मैं जरा आपके सामने रखना चाहता हूं कि उसने अपने पंजाब के लिए क्या काम की, जरा आप सुनिए इनकी बातें। पंजाब में 90% घरों की बिजली जो है, 90% घरों को बिजली का बिल जीरो आता है। फिर भी हमारा बिजली बोर्ड घाटे में नहीं है। हमने थर्मल प्लांट खरीदा है प्राइवेट कंपनी से, जीवी के प्राइवेट कंपनी है, उसके पास थर्मल प्लांट था, हमने खरीदा है गवर्नमेंट ने। पहली बार उल्टी गंगा बही है, नहीं तो बेचते हैं, तेल बेच दो, रेल बेच दो, भेल बेच दो, जहाज बेच दो, सब कुछ बेच दो, लेकिन हमने खरीदा है, पब्लिक सेक्टर को खरीदा है गवर्नमेंट ने। बिजली फ्री, खेतों में बिजली फ्री आती है, बिल्कुल ट्यूबवेल की बिजली बिल्कुल फ्री है पंजाब में, और आती भी दिन में है। ये सबसे बड़ी बात है, नोट कर लेना जी। सबसे ज्यादा लोग इस बात से खुश हैं कि दिन में बिजली आती है। पूरी दुनिया के ऑफिस जो हैं वो 9 से 5 है उसका टाइम, तो किसानों का ऑफिस क्या है, खेत, तो वो 1:30 बजे रात को क्यों जाए भाई, पूरे देश का पेट भी पालना है, और 1:30 बजे ठंड में, गर्मी में वो उसको जाना पड़ेगा। तो हमने दिन में बिजली देते हैं, किसान भी बार ऑफिस की तरह जाता है खेत। फिर आम आदमी क्लिनिक हमने गांव में खोले। हमारा 3 किस्म का लेयर है इलाज का। छोटी मोटी बीमारियां लगभग 80 किस्म के टेस्ट, 42 किस्म की दवाइयों के जो वहां पे मिलते हैं, डॉक्टर जो हैं वो, अगर तो छोटी मोटी बीमारी है, बुखार है, कोई खांसी है, या कोई थोड़ा छोटा मोटा फ्लू है, ब्लड टेस्ट भी है, अगर ब्लड टेस्ट करवाना है वो तो वहां से। अगर थोड़ा गंभीर बीमारी है, खुदा ना करे, परमात्मा ना करे, वाहिगुरु ना करे, राम ना करे, तो पीएचसी है, प्राइवेट हेल्थ सेंटर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाले आते हैं। फिर हमने 10 लाख की योजना शुरू की है हर परिवार को। 65 लाख परिवार है पंजाब में, 65 लाख परिवार को हम 10 लाख का एक हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, हर रोज 50-60 हजार कार्ड बन रहे हैं। और हमारी यहां पर वजीर आला पता है क्या कहती हैं, हमने 11 अरब का जहाज लिया है, कौम की फलाह के लिए लिया है, 10 अरब के टायर लगाए, बड़ी कौम के लिए फलाह के लिए लिया है। और फिर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कल मैंने आपको झूठ बताया कि ये कहती हैं कि हमने औरतों को तहफ्फुज़ दे दिया है, जबकि इनके ही दौर में सीसीटी बनाने के बावजूद रेप केसेस में इजाफा हुआ है, और ये मुसलसल झूठ बोलते चले जाते हैं। तो ये इनकी हरकतों की वजह से अवाम इस मुल्क में नहीं रहना चाहती, जाना चाहती है। वो कहां गई स्पीच जो हम सुनते थे ना कि जनाब अभी इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, जो फॉरेन है वहां से हमें इन्वेस्टमेंट आएगी। फिर हमने देखा जनाब रजा डार जो है ना 2 फॉरेन औरतों को अगवा करता है, अगवा करके उनसे पैसे मंगवा रहा होता है। इसको तो नहीं कह रहे थे आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो भाई खुदारा खौफ कीजिए। ये इस वक्त हालात की वजह से हमारे जो यंग जनरेशन है, जो हमारे लोग हैं, वो इस मुल्क में रहना नहीं चाहते, और मुक्तदरा को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। आगे चलेंगे तो ईरान का एक हैरान कर देने वाला बयान मेरे सामने से गुजरा, इसके बारे में फिर हमने रिसर्च भी की, हमने देखा भी। एयरवाई के स्टिकर था जिसमें वादे तौर पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि जी जो सुलह करवाने वाले हैं वो अमेरिका के पिट्ठू हैं। अब सुलह करवाने वालों में कौन आता है ये भी आप जानते हैं। इसी से मिलता जुलता एक बयान हमारे सामने से गुजरा, और वो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। वो बयान है इब्राहिम रईसी का, जो इस वक्त पार्लियामान में खारजा पॉलिसी की कमेटी के मेंबर हैं। वो क्या बात करते हैं जरा मैं आपके सामने रख दूं। ईरानी जुबान में उन्होंने बात की है, अंग्रेजी जुबान में मैं आपको इसका दिखा देता हूं, और इसका उर्दू तर्जमा मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं। वो ये बात करते हैं, ये जो ट्वीट है वो तकरीबन अप्रैल 2026 की है। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान हमारा अच्छा दोस्त और हमसाया है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए मुनासिब सालस नहीं है और सालसी के लिए मतलूब एतबार नहीं रखता। वो हमेशा ट्रंप के मफादात को मद्देनजर रखता है और अमेरिका की ख्वाहिशात के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहते। मिसाल के तौर पर वो दुनिया को यह बताने के लिए तैयार नहीं कि अमेरिका ने इब्तिदा में पाकिस्तान को तजवीज़ कबूल की, लेकिन बाद में अपने वादे से फिर गया। वो ये भी नहीं कहते कि अमेरिका ने लिबनान और ईरान के मुंजमद असासों के मामले में कुछ वादे किए थे मगर इन पर अमल नहीं किया। सालस को गैर जानिबदार होना चाहिए, ना कि हमेशा एक ही फरीक की तरफ झुकाव रखे।
तो जनाब ये कौन बात कर रहे हैं? ईरानी पार्लियामेंट कौमी सलामती के खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान है, ये इब्राहिम इनका नाम है, और ये बात कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान ने गैर जानिबदाराना इस चीज को नहीं चलाया। सालस का काम होता है कि दोनों फरीकीन की बात सुने फिर गैर जानिबदारा फैसला करें। उन्होंने कहा कि बार बार पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के मफादात की बात करता रहा, लेकिन उसने हमारी बात कोई नहीं सुनी। ये हम ही थे जो बार बार अमेरिका को बात कर रहे थे, वो हमें मफादात के बारे में बताता था कि अमेरिका के क्या मफादात है, लेकिन ईरान के बारे में कुछ नहीं कहता था। तो ये इस वक्त सालस में हो रहा था। हमने जो डंके बजाए ना, पूरी दुनिया में मीडिएटर है भाई। मीडिएटर इसलिए था, मैं आपको बार बार जो बात बताता हूं ना, अल्लाह ताला, अल्लाह का करम और फजल है कि मेरी बात यकीन करें बाद में जाके सच साबित हो जाती है। मैंने आपको बताया था ये सारा गेम इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका खुश बड़ा है पाकिस्तान से, क्योंकि एक वजीर आजम को रजीम चेंज करके यहां से हटाया गया था, और आज इसी लीडरशिप से अमेरिका बहुत ज्यादा मुतमईन है। यह आपको मैंने बात बताई थी, लेकिन बहुत लोगों ने इस पर एतराज किया। अब आप जाके ये ट्वीट पढ़ सकते हैं जो वो बात कर रहे हैं कि जनाब सालस का किरदार पाकिस्तान ने इस तरह अदा नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था, वो इस पे न्यूट्रल नहीं था, वो बार बार जो है अमेरिका के मुफादात की बात करता रहा था, वो माउथ पीस था अमेरिका का। तो ये इस वक्त कौन बात कर रहे हैं? ईरान के पार्लियामेंट्री। ईरान, इजराइल और अमेरिका वार दोबारा से शुरू हो चुकी है, और सबसे पहले इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। और डोनाल्ड ट्रंप को ये करनी क्यों पड़ जाती है? क्योंकि जो नेतन्याहू है, जो शैतान है इस पूरी कायनात का, वो जो है ये चाहता है कि कोई पीस ना हो और वो ईरान पे हमला करे और किसी तरह भी अमेरिका को उस जगह पे लेके जाए जहां पे जिस तरह हिरोशिमा नागासाकी पे आइटम बम गिराया गया था, इसी तरह ईरान पे भी गिराया जा सके। ये उसका एक प्लान है। लेकिन होता क्या है कि ईरान की हिकमत अमली की वजह से बार बार इनको पीछे हटना पड़ता है। बीच में जो इजराइल और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया था, इजराइल और अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में तलकलामी भी हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि जनाब आला यही चीजें कामयाब हो जाती हैं। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जितना भी एपेस्टन फाइल का जो ड्रामा है, उसकी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बड़ा ज्यादा कमजोर है। तो अब दोबारा से वही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है। अभी स्टॉक मार्केट की हम हालात भी देख रहे हैं कि जो मार्केटें हैं वो दिन ब दिन नीचे गिरती चली जा रही हैं, और आगे आने वाले दिनों में जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें एक इजाफा भी आप देखेंगे, और ये इजाफा जो है वो बुलंदतरीन सतह पे जाने वाला है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल आपने इसी हुकूमत से करना है जब ये दोबारा पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाएगी, उससे सवाल ये करना है आपने कि चलें आप पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा लें, आप कह लें कि कौम आप बर्दाश्त करें, लेकिन जब कौम को रिलीफ देने की बारी आई थी तो आपने ₹1 पेट्रोल सस्ता किया था। कौम पागल है कि कौम को आप बेवकूफ समझते हैं? इनके पटवारियों से भी जरा जाके आपने पूछना है कि भैया आप ये जो इनको सपोर्ट करते हैं उसकी वजह क्या है, बुनियादी वही हमें बता दीजिए। तो मोहतरम ये इस वक्त हालात हैं, और आगे जाके हालात और ज्यादा बदतरीन होने वाले हैं। चारों सूबे इस वक्त एहतजाजी सूरत में जा चुके हैं। कश्मीर के अंदर इस वक्त एहतजाज चल रहा है, बलोचिस्तान के अंदर एहतजाज चल रहा है, सिंध अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और सिंध के अंदर भी हम सुन रहे हैं कि जो एहतजाज है वो तहरीक चलेगी, वो अगले व्लॉग में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। और पंजाब में मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो गई है। तो ये इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, और आने वाले दिनों में आप एक एहतजाजी तहरीक भी देख सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पा इंदाबाद।